आइए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को समझते हैं। इसके लिए पहले पुष्पों के प्रजनन अंगों को देखते हैं। तो पुष्पों में दो मुख्य प्रजनन अंग होते हैं। एक पुंकेसर जो नर प्रजनन अंग होता है, और दूसरा अंडप और स्त्री केसर जो पुष्प के मादा प्रजनन अंग होते हैं। ध्यान रहे कि अंडप और स्त्री केसर एक ही चीज नहीं है, बल्कि ये अलग अलग होते हैं। कई पुष्पों में एक से अधिक अंडप होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ 3 अंडप हैं, लेकिन ये अंडप एक साथ जुड़े हुए हैं और केवल एक स्त्री केसर का भाग है, इसलिए यहाँ केवल एक स्त्री केसर है। लेकिन यह भी संभव है कि तीनों अंडप अलग अलग हों, वे एक साथ जुड़े ना हों। ऐसी स्थिति में पुष्प में 3 अंडप और 3 स्त्री केसर होंगे। अब यदि हम पुष्प के नर अंग पुंकेसर को देखें, तो पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। इसमें एक लंबा एवं पतला तंतु होता है और इसके शीर्ष पर एक पराग कोश होता है। पराग कोश में परागकण होते हैं और इन परागकणों में पुष्प की नर जनन कोशिकाएं होती हैं। इसी तरह पुष्प के मादा अंग स्त्री केसर के भी 3 मुख्य भाग होते हैं। इसके शीर्ष भाग को वर्तिकाग्र कहा जाता है। यह भाग प्रायः चिपचिपा होता है ताकि परागकण इसमें चिपक सकें। इसका मध्य भाग लंबे तंतु के समान होता है, जिसे वर्तिका कहा जाता है, और सबसे नीचे अंडाशय होता है। अंडाशय में अंड कोशिकाएं बनती हैं। पुष्पों में लैंगिक प्रजनन के लिए परागकणों में उपस्थित नर जनन कोशिकाओं को अंडाशय के अंदर स्थित अंड कोशिकाओं तक पहुंचना होता है। यह कैसे होता है, इसे हम समझेंगे, लेकिन पहले यह समझते हैं कि क्या पुष्पों में नर और मादा दोनों अंग एक साथ हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि कुछ पुष्पों में नर और मादा दोनों अंग एक साथ होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं। जैसे लिली के पुष्प में नर और मादा दोनों अंग एक साथ मिलते हैं। यहाँ आप पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों को देख सकते हैं। इसमें आप पीले रंग के परागकोश भी देख सकते हैं। इस तरह के पुष्पों को उभयलिंगी पुष्प कहा जाता है। अधिकांश पुष्प जैसे गुलाब, लिली, सूरजमुखी आदि उभयलिंगी पुष्प होते हैं। दूसरी ओर यदि आप पपीते के पुष्पों को देखें, तो आपको इनमें या तो केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर दिखेंगे। जैसे इस पुष्प में केवल मादा अंग स्त्री केसर है, जबकि इस पुष्प में केवल नर अंग है, केवल पुंकेसर है, जिसमें हम पीले रंग के परागकोश भी देख सकते हैं। इसका मतलब ये ऐसे पुष्प हैं जिनमें या तो केवल मादा अंग या केवल नर अंग होते हैं। इस तरह के पुष्पों को एक लिंगी पुष्प कहा जाता है। एक लिंगी पुष्प वाले अधिकांश पौधों के फल आकार में बड़े होते हैं, जैसे तरबूज, कद्दू, पपीता इत्यादि। अब आइए अपने प्रश्न पर वापस आते हैं और यह समझते हैं कि परागकोश के अंदर मौजूद नर जनन कोशिकाएं अंडाशय के अंदर स्थित अंड कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती हैं। इस प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। परागण की प्रक्रिया में परागकण वर्तिकाग्र के शीर्ष पर चिपक जाते हैं। यह परागण कई तरीके से हो सकता है। जैसे एक संभावना यह है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक सकते हैं। दूसरी संभावना यह है कि एक पुष्प के परागकण एक ही पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक सकते हैं। और तीसरी संभावना यह है कि एक पौधे के पुष्प के परागकण दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर चिपक सकते हैं। ये तीनों ही परागण के 3 प्रकार हैं। इनमें से पहली 2 विधियों को स्वपरागण कहा जाता है, क्योंकि यह एक ही पौधे के एक ही पुष्प में या एक ही पौधे के 2 अलग अलग पुष्पों में होता है। जबकि तीसरी विधि को परपरागण कहा जाता है, क्योंकि यह 2 अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच होता है। यहाँ निश्चित रूप से परपरागण का अर्थ यह नहीं है कि अलग अलग प्रजाति के पौधों के बीच परागण होता है। इसका मतलब एक ही प्रजाति के 2 पौधों के पुष्पों के बीच परागण से है। जैसे एक लिली पुष्प का परागण केवल दूसरे लिली पुष्प के साथ ही हो सकता है। इन तीनों ही विधियों में परागण के लिए परागकणों का स्थानांतरण होना जरूरी है। परागकणों का स्थानांतरण सामान्यतः हवा के द्वारा या कीटों एवं जीव जंतुओं के द्वारा होता है। जैसे
जब कोई कीट किसी पुष्प का मकरंद लेने के लिए उस पुष्प पर बैठता है तो परागकण उसके पैरों में चिपक जाते हैं, और जब वह दूसरे पुष्प पर बैठता है तब परागकण उस दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक बार परागकण के स्थानांतरित हो जाने के बाद परागकण के अंदर मौजूद नर जनन कोशिका अंकुरित हो जाती है और इससे नलिका के समान एक संरचना विकसित हो जाती है। यह नलिका वर्तिका से होते हुए अंडाशय के अंदर मौजूद अंड कोशिका तक पहुंच जाती है। इस नलिका से होकर नर जनन कोशिका अंड कोशिका तक पहुंच जाती है और इन दोनों कोशिकाओं का निषेचन हो जाता है। निषेचन के बाद ये दोनों कोशिकाएं संयुक्त होकर एक नई कोशिका का निर्माण करती हैं, जिसे जाइगोट कहा जाता है। इसके बाद जाइगोट में बहुगुणन होता रहता है, जिससे अंततः भ्रूण का निर्माण होता है। यह भ्रूण बाद में बीज के अंदर सुरक्षित हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान पुष्प का पूरा अंडाशय फूल जाता है और फल के रूप में विकसित हो जाता है। यही कारण है कि हमें फल के अंदर बीज मिलते हैं। इसके बाद जब भी फलों के अंदर मौजूद बीज मृदा में पहुंचते हैं और उन्हें विकास के लिए सही परिस्थितियां मिलती हैं, तब ये बीज अंकुरित हो जाते हैं, जिससे बीज के अंदर मौजूद भ्रूण अंततः पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इन पौधों में भी पुष्प खिलते हैं और फिर यही प्रक्रिया दोहराती है। तो इस तरह से पुष्पों में लैंगिक जनन होता है।